फैटिफ के हमारे ग्रे लिस्ट से निकलना और कहीं खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाना, ये तो पाकिस्तान का इशू है। लेकिन जो भी निगोशिएट कर रहे थे, जो इन्होंने जिस तरह की निगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहा, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। ये जो फैटफ की सारी लेजिस्लेशन और ये जो कहानी चली है, मैं सिर्फ आज अपने मुल्क के सामने, अपनी पार्लियामेंट के सामने, ये जिधर जा भी रही है हमारी, ये देख भी जो रहे हैं पाकिस्तान में लोग, देखें जी, फैटफ का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये फैटफ कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटफ के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर। ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती है, हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंसेस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। और वो मुल्क जो पहले मुश्किल हालात में था और जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब आप उस सतह पे हो जो हमारे थे आज से 2 साल पहले, उसका मतलब ये कि सारा प्रेशर पड़ता है करेंसी के ऊपर, रुपए के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे रुपया गिरता है सारी इंपोर्ट्स महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर तेल, जिसके अंदर तेल की वजह से बिजली, जितनी भी इंपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं हमारी इनपुट्स इंडस्ट्री के लिए, यानी सारी चीजें, जब पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये जब सब महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी, तो आखिर में महंगाई से गुर्बत बढ़ती है। लेकिन मैंने आज ऑपोजिशन का जब रवैया देखा तो मुझे जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज हैं, सब ऑपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं, वो कंफर्म हो गए। आज वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया। क्योंकि फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी क्रैश करना, उसका मतलब रुपया किधर रुकेगा, 250 पे, 300 पे डॉलर जाएगा, किसी को नहीं पता। क्योंकि हमारे पास तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि हम रुपए को सपोर्ट कर सके। तो इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई जाती फायदा तो नहीं है। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने ना तो शुक्रिया अदा किया हमारा कि जिस तरह हमने बचाया पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने कोविड से, बल्कि मैंने तो इनकी तकरीरें सुनी थी, मुझे मिसाल दी जा रही थी, नरेंद्र मोदी को देखो उसने कैसे लॉकडाउन किया है। मुझे यानी जिस तरह की तनकीद, किसी ने कहा FIR काट दो, कोई लोग मारे थे तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर FIR काट दो। तो वो करते इतनी, यानी जब तनकीद की थी तो अगर अल्लाह ने करम किया तो इनको फिर थोड़ी सी तो तारीफ कर देनी चाहिए थी। लेकिन जो आज इनका रवैया था और जो हमारी नेगोशिएशंस चली और हमने कोशिश की इनको कन्विंस करने की कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये फैटफ के हमारे ग्रे लिस्ट से निकलना
और कहीं खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाना, ये तो पाकिस्तान का इशू है। लेकिन जो भी निगोशिएट कर रहे थे, जो इन्होंने जिस तरह की निगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहा, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। स्पीकर साहब, मैं अपनी कौम को, क्योंकि अपनी मेंबर्स भी मेरे बैठे हैं, कौम भी, मनी लॉन्ड्रिंग सब लोगों को समझ नहीं मनी लॉन्ड्रिंग की आती। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि जब आप एक मुल्क में पैसा नाजायज तरीके से बनाते हैं तो जरूरी ये होता है कि वो आप उसको मुल्क से बाहर रखें, क्योंकि वो मुल्क के अंदर वो नजर आ जाता है। तो इसलिए जब आप सारी दुनिया में, हमारा ये इशू नहीं है, ये सिर्फ ये सारी तीसरी दुनिया में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, आप हर डेवलपिंग वर्ल्ड में देखें कि जिधर भी उनकी प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स जब पैसा चोरी करते हैं तो वो मुल्क से बाहर भेज देते हैं, और इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये इलीगली बाहर जाता है। और फिर ये उससे प्रॉपर्टीज ले लेते हैं बाहर, लंदन में। बल्कि अभी मैं एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहा था कि किस तरह हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि उनके बड़े बड़े अमीर लोग जिन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं वो सब लंदन में बैठे हुए हैं, और उनके पास अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज और उनकी बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है वो पैसा वापस लाना। ये एक ऐसा बड़ा अजाब है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि गरीब मुल्क, डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब होती जा रही है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल अंदाजा लगाया जाता है कि 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से अमीर मुल्कों में जाता है। इसी तरह ये मेफेयर के फ्लैट्स और ये सबसे महंगे इलाकों में इस तरह की और भी गरीब मुल्कों का पैसा जाता है बाहर। और ये असल वजह है कि तीसरी दुनिया जो डेवलपिंग वर्ल्ड नीचे जा रही है, क्योंकि वो पैसा अगर उसी मुल्क में खर्च हो तो उसे नौकरियां मिल सकती हैं, आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्कूल्स बना ले, अस्पताल बना सकते हैं। वो जब पैसा बाहर चला जाता है तो बाहर तो उनके लिए नौकरियां मिल जाती हैं, और वो उधर एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है, और उनकी दौलत भी बढ़ जाती है, और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मुल्क में एक तो वो पैसा बाहर चला जाता है, दूसरा ये डॉलर्स लेके पैसा बाहर भेजते हैं। ये जो टीटी का सारा केस है, ये है क्या? यहां से हवाला हुंडी से पैसा बाहर भेजा, जिसकी जरूरत पड़ी वो टीटी से मंगवा लिया, और उन्होंने कहा जी के नो क्वेश्चन आज, क्योंकि हमें रेमिटेंसेस आई हैं। ये पूरा एक रैकेट है मनी लॉन्ड्रिंग का। और इस मुल्क में जो अगर हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ता है, जो मैं कह बैठा हूं, जब रुपए पे प्रेशर पड़ता है महंगाई आ जाती है, गुर्बत बढ़ती है। तो जब आप अपने डॉलर्स यहां से डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो वो दूसरा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे मुल्क को, कि डॉलर्स की जब कमी होती है तो रुपए पे प्रेशर पड़ता है। अब इसके ऊपर आखिर में ये जाके फंस गए कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दो नैब के कानून से। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो इनको फिक्र क्या चीज है? हमें क्यों नहीं डर लगा हुआ? और अफसोस ये है कि इसके ऊपर इन्होंने इतना ज्यादा सारा हमारे टाइम भी जाया हुआ, ये सारा इधर तक पहुंचे। और फिर से मैं यहाँ अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आज आए और आपका जो जज्बा, और आप बैठे और इतनी देर तक आपने पूरी सब्र से काम लिया। लेकिन
یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں, فیٹف کے لیے نہیں, منی لانڈرنگ کے لیے. منی لانڈرنگ اس ملک کو, اگر ہمیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, تو 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ, یہ دیکھ لیں کہ ہم نے IMF سے جو قرضہ لیا ہے وہ 6 ارب ڈالر کا لیا ہے, اور اس کی ہمیں ساری کنڈیشنز ماننی پڑتی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ 10 ارب ڈالر کی اگر ہم منی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں قرضے لینے نہ پڑتا IMF سے, کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزروز کم تھے. اس لیے اسپیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, یہ اس ملک کی فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ, جو ہمارے صاحب اقتدار رہے ہیں, وہ صاحب اقتدار جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی. کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپرٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں, کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے. انہوں نے مجھے عدالت میں, جب مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے یہ عدالت میں مجھے لے کے گئے, کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, کیونکہ میرا تو فلیٹ 2002 کا ڈکلیئرڈ تھا, لیکن 2016 میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پینما کا کیس اٹھایا ہوا تھا. تو پینما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے. تو اسپیکر صاحب, اگر میں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, ایکسپورٹس مین تھا, میں اگر 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھا سکتا ہوں, میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے, یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے. یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائیڈ پارک, کیونکہ میں لنڈن, میری بڑی زندگی گزری ہے, 1 ہائیڈ پارک لنڈن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپرٹی ہے. مے فیئر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لنڈن, اور مے فیئر لنڈن کا مہنگا ترین علاقہ ہے. ادھر ان کے پاس اتنی پراپرٹیز, کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ کوئی ڈاکیومنٹ بتا دیں کہ پیسہ باہر کدھر گیا. دوسری طرف آصف زرداری کی پراپرٹیز کی لسٹ ہے, اپنے نام پہ نہیں لیے ہوئے. ایک نیو یارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے, باقی تو اپنے نام پہ نہیں. یہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو جب ایک ملک کی جو سربراہ, جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز میں باہر لے کے جاتے ہیں, دبئی میں ان کی پراپرٹیز ہے, وہ یہاں سے کنورٹ کرتے ہیں, روپے کو ڈالر میں باہر لے جاتے ہیں. تو جب وہ لے کے جاتے ہیں, وہ 2 چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں. پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا, وہ جو نیب چیئرمین تھا, انہوں نے کیسز ان کے بند کیے. ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس کے اوپر اسحاق ڈار کی باقاعدہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس نے بینک اکاؤنٹس دیے ہیں کہ جدھر جدھر یہاں سے پیسہ باہر گیا, نام دیے ہوئے ہیں اس نے. اوپن اینڈ شٹ کیس, ان کا اپنا آدمی نیب میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہ آگے پروسیڈ نہیں کیا. تو انہوں نے یہ جو 10 سال کے اندر 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں ٹوٹل پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا, 10 سالوں میں پہنچ گیا 30,000 ارب. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے, جو ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال, اس کا آدھا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. ملک کدھر سے چلاتے ہیں؟ پھر ہمیں کہتے جی آپ قرضے لے رہے ہیں. اگر ہم قرضے نہ لیں تو ہم ملک کیسے چلائیں؟ آدھا تو جو پیسہ اکٹھا کیا ان کی قرضوں کی قسطوں پہ چلا گیا. اب جو ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کلیکشن ہوئی, پھر ہمارا 1,000 ارب کم ہوا, تو 4,000 ارب اب جو اکٹھا کیا یہ سیکنڈ ایئر میں, اس میں سے 2,600 ارب وہ چلا جائے گا قرضوں کی قسطوں دینے پہ. تو اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 سال میں اس ملک کو بوجھ ڈال دیا, اس کا ملک کا جو قرضہ ہے وہ 4 گنا زیادہ بڑھا دیا, اور آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک میل ادھر کر رہے ہیں, کبھی پہلے انہوں نے بلیک میل, اس پہ پہلے ہمیں کہا جی پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہی نہیں الیکشن کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں, بتائیں ہمیں کون سی. اس کے بعد بات ہی نہیں کی, اسمبلی نہ چلنے دیں, تقریر نہ کرنے دیں. یہ تو آج وہ ہے نہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں, نہیں تو تقریر نہیں کرنے دیتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا. دیکھیں نا, اگر جو اسمبلی کا سب سے بڑا کام ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی حفاظت کرنا, تو کیا یہ پبلک کے انٹرسٹ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کیے ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں.
इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आए। इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ये बना दिया कि किसी तरह वो उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। कैसे एक मुल्क तरक्की कर सकता है जब एक मुल्क के जो बड़े बड़े जिन लोगों के पास इतना, हमें पता है, हमें स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ है, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। मुझे तो पता है ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं इसहाक डार को देखें, इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया इतना पैसा? और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। स्पीकर साहब, मैं आखिर में मैं ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से कहें, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। मैं आखिर में हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो पीएमडीसी का बिल पास किया, ये बहुत ज़रूरी था। स्पीकर साहब, बदकिस्मती से हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस और हमारे जो डेंटिस्ट्री, उनके कॉलेजेस की जो स्टैंडर्ड है वो गिरती जा रही थी। इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक हम इनकी स्टैंडर्ड्स रेज करें। और ये जो अब बिल था, ये कोशिश तो कर रहे थे 1.5 साल से। मैं फिर से हाउस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये बिल पास किया और इंशाअल्लाह इससे हमारे डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया।